आज की प्रशिक्षण के समापन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अर्बन डेवलपमेंट विभाग के सेक्रेटरी माननीय श्री के श्रीनिवास जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी, सीनियर इंजीनियर श्री कमाल अहमद जी, उपस्थित सभी हमारे CPWD अथवा प्रशिक्षण की जो संस्थाएं हैं, मेडको है, चाहे NSDC है, चाहे अन्य संस्थाएं हैं, उनके सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ जितने भी प्रशिक्षण लेने वाले हमारे जितने बंधु जिन्होंने आज प्रशिक्षण लेकर के अपने समारोह में सर्टिफिकेट लिए हैं, न केवल यहाँ बल्कि चाहे अधिकारीगण अथवा इस प्रकार के प्रशिक्षार्थी अन्य 14 स्थानों पर भी जुड़े हुए हैं। ऐसे सब बंधुओं को मेरी शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि अपने देश को तीव्र गति से आगे बढ़ाना, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक देश को विकसित भारत इस नाते से श्रेणी में खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इस काम को पूरा करने के लिए कोई एक व्यक्ति या एक संस्था या एक विभाग या कोई एक प्रदेश ऐसा संभव नहीं है, बल्कि ये काम सबको मिलकर के करना है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, फिर हमारा चाहे मजदूर भाई हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे कोई भी कारीगर हो, अथवा इंजीनियर हो, अथवा हमारे अधिकारी हो, अथवा सामान्य जन जिनकी शुभेच्छा हमको चाहिए, सब मिलकर के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। अब उसमें ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े हमारे भवन हैं, खास तौर पर जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, अन्यथा चाहे प्राइवेट लोग भी बनाते हैं, उन सबका एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इससे ही हमारी आर्थिकी बढ़ती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये मजबूत होता है, और इसी में से अपने देश की अन्य जो काम, अपनी सेवाएं, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इस काम को मजबूती से करना, और इसमें भी दुनिया में ये काम चलता है। दुनिया के अंदर एक प्रतिस्पर्धात्मक सारी टेक्नोलॉजी है, निर्माण की प्रक्रिया है, कॉस्टिंग है, टाइमलाइंस है, समय है, इस सब को हमको उनके साथ भी तालमेल बैठा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत से देश इस मामले में हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे कल ही एक MOU का जिक्र आया, जो स्पेन के साथ हमने सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एक MOU किया है कि स्पेन के लोग और हम मिल करके कैसे इस काम में आगे बढ़ सकते हैं कि हमारा जो शहरी विकास है वो कैसे आगे बढ़े। अब इस शहरी विकास में जैसे मैंने बताया, भूमिका बहुत लोगों की है, लेकिन हमारा जो मजदूर है, हमारा जो कारीगर है, जो निर्माण करता है, वास्तव में नींव से जुड़ा व्यक्ति, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि CPWD ने अपनी सब प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। आज ही जैसा इंटरेक्शन अपना हुआ, 14 स्थानों पर ऑनलाइन जुड़े हैं 731 ऐसे मजदूर भाई हमारे, जिनको इस कौशल विकास के लिए और चुन करके उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई है। 20 दिन की ट्रेनिंग हुई है, हर एक प्रकार की ट्रेनिंग उनको दी गई है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो लेटर की मानो उसका निर्माण करने की बात हो, चाहे उसके अंदर मेसन की बात हो, इलेक्ट्रिशियन की बात हो, टाइल सेक्टर की बात हो, यानी बहुत प्रकार के काम रहते हैं। और ये विधा ऐसी है, हर मजदूर, हर कारीगर अपनी अपनी विधा का जब तक तज्ञ नहीं बनता, तब तक काम की पूर्णता नहीं आ सकती है। तो काम की पूर्णता लाने के लिए स्किलिंग का बहुत बड़ा अपना महत्व है। सारे देश भर में ये स्किलिंग का काम बड़ी तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग से स्किलिंग का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, उसके माध्यम से स्किलिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक समय था कि जब गांव में इस प्रकार के काम करने वाले एक से एक बहुत बड़े तज्ञ कारीगर होते थे,
अच्छे प्रकार से मजदूरी कैसे करना है उसका भी अपनी कला होती थी। पैतृक व्यवसाय में से सब सीखते थे, दादा पिता बेटा सब उस काम को करते करते अपने आप तज्ञता हासिल करते थे। यानी मैसन का बेटा मैसन बनता था, इलेक्ट्रीशियन का बेटा इलेक्ट्रीशियन बनता था, लोहार सुनार का बेटा लोहार सुनार बनता था, नाई का बेटा नाई बनता था। ये पहले पैतृक व्यवस्था होती थी। दुर्भाग्य से उसको जातियों में बांध दिया गया कि जातियां बन गई। तो जातियां नहीं थी, वो तो एक व्यवसाय करने के नाते ग्रुप बने थे और अच्छी तज्ञता लेने के लिए वो वहीं पर उनकी उपलब्धता होती थी। लेकिन आज वो विषय कालबाह्य हो गया है, तो आज हमको हर काम के लिए ट्रेनिंग के समय और ट्रेनिंग पूरी होती है वो करानी पड़ती है तज्ञता प्राप्त करने के लिए। इससे तो समय का बचत होती है। जो काम करना जानता नहीं है वो एक काम को 1 घंटे के बजाय 2 घंटे में करेगा, और काम की तज्ञता उसको मिल गई, वही काम व्यक्ति 1 घंटे का काम वो 45 मिनट में करके दिखा देगा। इससे पैसे की भी बचत होती है, और जब पैसे की बचत कार्य निर्माण में किसी संस्था की होगी तो उस बचत को वो फिर कल्याण, इन्हीं कारीगरों का मजदूरों के कल्याण के ऊपर लगाएगा। बहुत बड़ी कल्याण की योजनाएं सरकार ने नियम बना रखे हैं, और उन नियमों के हिसाब से भी ऐसे हमारे वर्कर्स के कल्याण के लिए, जैसा मानो लेबर डिपार्टमेंट की ओर से स्पष्ट हिदायतें हैं कि ऐसे सब मजदूरों को जिनका एम्प्लॉयर है, ठेकेदार है, उसको EPF देना पड़ेगा, उसको SIC उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। व्यक्ति कभी बीमार हो जाता है उसकी व्यवस्था उसको मिलनी चाहिए। परिवार के अंदर कल्याण की योजनाएं उसमें लागू करनी चाहिए, और ये कल्याण की योजनाएं बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस नाते से एक बोर्ड बनाया हुआ है, और उस बोर्ड में हर एक जो ठेकेदार है, हर काम करने वाला जो एंटरप्रेन्योर है, उनको अपने काम का 1% उसके अंदर जमा कराना होता है, और जमा करा करके उसको इन मजदूरों के लिए, इन कारीगरों के कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं देनी होती है। मुझे एक बात बहुत थोड़ा सा मैं इस कष्ट के साथ आपके सामने कह रहा हूँ, यहाँ अगर कुछ लोग बैठे हो तो उसको ध्यान करें। मजदूरों से काम लेना शुरू करते हैं लेकिन इन व्यवस्थाओं को लागू नहीं करते हैं। EPF की व्यवस्था लागू नहीं करते हैं, SI की व्यवस्था लागू नहीं करते हैं। बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का पैसा तो सरकारों के पास जाता है, वहाँ भी डिपार्टमेंट ढिलाई के कारण से पैसा जमा हो गया बहुत ज़्यादा, हजारों करोड़ रुपया, लेकिन उनके कल्याण की योजनाएं नहीं बनती हैं। योजनाएं बन जाए तो नीचे तक नहीं जाती हैं। लेबर डिपार्टमेंट ऐसे सब वर्कर्स को एक कार्ड देता है, उस कार्ड के माध्यम से ये सारी ट्रांजैक्शन एक मजदूर करता है। लेकिन कार्ड मिलने के बाद भी हमारे सिस्टम में कई बार ऐसी कमी आती है कि उस कार्ड का उपयोग वो PF यानी EPF और ESI के कंट्रीब्यूशन को जमा नहीं करा सकता, जमा करा दे उसको आवश्यकता पड़ने पर उसको निकाल नहीं सकता। तो ऐसी जो निटी-ग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हमको संबंधित विभागों को या संबंधित जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। तो वास्तव में क्योंकि हमारा जो ठेकेदार, हमारा जो कामगार है, हमारा जो वर्कर है, कई बार ये पढ़ा लिखा नहीं होता, कभी कम पढ़ा लिखा होता है। पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कुछ चीज़ों की जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन थ्योरेटिकल जानकारी से व्यवहारिक रूप से काम पूरा नहीं होता। वो तभी होगा जब पढ़ाई के साथ साथ वो 10वीं पढ़ा लिखा है, 12वीं पढ़ा लिखा है, या कम पढ़ा लिखा है तो भी उसको ट्रेनिंग, ये स्किलिंग, इसको हमको रेगुलर फीचर बनाना चाहिए। एक बार ट्रेनिंग करा दी 7 दिन की और उसके बाद तीसरी या 20 दिन की ट्रेनिंग करा के तीसरी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। काम करने की क्षमता भी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है, उसका ट्रेनिंग का प्रकार अलग अलग होता है। ऐसा नहीं सबको बुला करके आप एक साथ ट्रेनिंग करा देंगे, बैच वाइज भी अलग अलग ट्रेनिंग करानी पड़ती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग के नाते से हरियाणा में हमने, जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने अलग से स्किलिंग यूनिवर्सिटी बनाई, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। भगवान विश्वकर्मा के नाम से मेरा तो कहना ये भी है कि हमने जो इस प्रशिक्षण का जो नाम रखा है कि कौशल प्रशिक्षण, इस समारोह का जो नाम रखा है, इसके आगे विश्वकर्मा जी का नाम भी जोड़ देना चाहिए। विश्वकर्मा स्किल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि विश्वकर्मा जी का नाम हमारे ऐसे प्रकार के बंधुओं के बीच में बहुत श्रद्धा से लिया जाता है, भगवान मानते हैं। विश्वकर्मा स्वयं अपने हाथ से कारीगर थे,
उन्होंने देश के अंदर एक इस कला को विकसित करने में प्रारंभ में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस प्रकार से हमको इनके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए इनको गौरवशाली नाम के साथ जोड़ना चाहिए और ये स्किलिंग बार बार करानी चाहिए, हर साल का ये फीचर बनना चाहिए। तो चाहे इसमें CPWD की ओर से अरेंजमेंट करने का विषय हो या हमारी जो और संस्थाएं, कल मुझे इनके लोग मिले थे नेडको के, आए हैं या नेडको के लोग ऑनलाइन जुड़े, एक सच में बैठे भी हैं, ऑनलाइन भी है, तो इनको भी सबको लेना चाहिए। और अपनी जो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनको भी इस काम में तेजी से जुड़ना चाहिए। अन्य संस्थाएं प्रदेशों में उनको भी जुड़ना चाहिए ताकि स्किलिंग हमारे इस काम का एक पार्ट बन सके और अपने इस काम को बहुत आगे बढ़ा सकें। और उसी में से जैसे मैंने बताया कि अपने देश के इस आगे प्रगति में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने में हर व्यक्ति का योगदान कराना है। तो हर एक का स्तर, चाहे वो शिक्षा का है चाहे कौशल का है, ये ऊपर उठाना होगा, बढ़ाना होगा। निश्चित रूप से एक तरफ आगे बढ़ेंगे और ये जो सारे समाज के लोग, इस प्रकार के जो कारीगर लोग हैं, मजदूर हैं, जो कामगार हैं, इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। इनका योगदान छोटा नहीं होता है। कहते हैं कुछ लोग तो चमकने के लिए काम करने वाला नाम चमके, वो हमेशा किसी भी भवन के कलश के साथ चिपकना रहना चाहते हैं। क्यों? कलश चमकदार होता है, दूर से चमकता है, सब देखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो वास्तव में उस मंदिर का निर्माण जिन्होंने किया है, उनका योगदान उसकी नींव में है। नींव के अंदर जिनका योगदान होता है उनको आप याद भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका कलश पर काम करने वाले लोगों से ज़्यादा होती है। और काम छोटा हो बड़ा हो, याद रखने के लिए इतिहास में भी एक कहानी आती है। कहते हैं कि जब भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाने का काम शुरू किया, तो मुख्य रूप से उनकी जो वानर सेना थी वो उसमें काम आई, लगे रहे, पत्थर लाए, मिट्टी लाए, जो कुछ लगाना था सब लगाना शुरू किया। तो एक दूर बैठी हुई गिलहरी वो चिंतित हो गई कि इसमें मेरा योगदान क्या है, मुझे भी योगदान करना चाहिए। सूझ से काम लिया, गई पानी में अपने शरीर को भिगोया, रेत में गई, लोटपोट किया, रेत शरीर को लगाया और जा करके पुल के ऊपर जाके उसने अपना रेत झाड़ दिया। एक बंदर ने पूछा, मानव सेना का जो कारीगर रहा हुआ, कि अरे बहन गिलहरी तो यहाँ घूम रही है, कहीं किसी के पैर के नीचे आएगी, मर जाएगी, तेरे इस रेत छिड़कने से कुछ नहीं होना। कहने लगे रेत छिड़कने से कुछ हो ना हो, लेकिन मैं जितना योगदान कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। निश्चित रूप से एक दिन इतिहास जब बनेगा, इस पुल की चर्चा होगी, आप लोग की चर्चा भले नल नील की हो, लेकिन गिलहरी की चर्चा भी हाथ करनी पड़ेगी। इसलिए मित्रों, इस देश के निर्माण में चाहे कारीगर है, मजदूर है, कोई कामगार है, कोई छोटा बड़ा इंजीनियर है, उन सब का योगदान हमेशा हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।